हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको मिल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स। बिटवीन द 7th एंड द 14th सेंचुरी द अरब ट्रेडर्स कैरिड गुड्स फ्रॉम इंडिया ओवर लैंड टू यूरोप। यानी इसमें आपका ब्लैंक में आपके क्या आ जाएंगे अरब। देन जो किंग्स जेम्स थे फर्स्ट, उसने सर थॉमस राय को एम्बेसडर के रूप में जहांगीर के कोर्ट में भेजा था। देन द फर्स्ट जो फ्रेंच जो फैक्ट्री है वो इंडिया में कहाँ पर सेटअप हुआ था, तो वो हुआ था आपका सूरत में। देन सेकंड आपका आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि रॉबर्ट जो क्लीव है वो चीफ कमांडर थे ब्रिटिश आर्मी के किस समय, तो बैटल ऑफ प्लासी के समय। तो आपके ब्लैंक्स में आपके रॉबर्ट क्लीव आ जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपका मिलता है क्या, ट्रू ऑल फॉल्स वाले क्वेश्चंस है। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस की हम बात करें द फर्स्ट जो क्वेश्चन है द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द यूरोपियंस इन कमिंग टू इंडिया वाज ट्रेड। ट्रू है, वो सबसे पहले इंडिया में किस लिए आए थे, ट्रेडिंग के लिए आए थे, व्यापार करने। फिर बाद में वो हमारे इंडियंस रूलर्स के कारण से और यहाँ के जो लोगों के कारण से ही वो क्या बन गए, यहाँ पर रूलर्स बन गए। देन सेकंड आपका जो द ब्रिटिश वेयर द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू लैंड इन इंडिया। फॉल्स, ब्रिटिश नहीं थे, इसकी जगह पर कौन थे आपके पुर्तगीज थे। जो वास्को डिगामा थे वो सबसे पहले इंडिया पे आए थे। देन थर्ड जो आपका आता है चंदेरगौर वाज अ डच सेटलमेंट, ये आपके फॉल्स है। देन फोर्थ आपका आता है कि द ब्रिटिश अपॉइंटेड मीर कासिम एज अ नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ये भी आपके फॉल्स वाले क्वेश्चंस है। देन टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द 4th एंग्लो मैसूर वार, ये आपके ट्रू है। ब्रिटिश के द्वारा टीपू सुल्तान 4th एंग्लो मैसूर वार में क्या हो जाता है, उसको किल कर दिया जाता है। फिर यहीं से ही आपका जो मैसूर का एरिया है वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में चला जाता है। ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आपको आंसर इन ब्रीफ वाले जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसका आप देखेंगे तो बिटवीन हु वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट, तो किसके बीच, तो आपके दो साइड थे। एक जो साइड था आपका रॉबर्ट क्लीव था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक साइड थे आपके सिराजुद्दौला थे जो नवाब थे कहाँ के, बंगाल के। देन सेकंड के क्वेश्चन है कि विच इंडियन रूलर टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई में कौन से कोई इंडियन रूलर थे, तो मीर कासिम थे, नवाब सिराजुद्दौला थे और शाह आलम थे। ये जो कंबाइन जो फोर्स है, तीनों का जो कंबाइन जो सेना है वो ब्रिटिश के साथ लड़ाई किए थे। बट ये तीनों के साथ में होने के बाद भी ब्रिटिश इनको द बैटल ऑफ बक्सर में इनको हरा देते हैं, इनको जो डिफेट कर देते हैं ब्रिटिश। देन थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट में क्या सिस्टम था, तो ये जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल में ये सिस्टम लागू किया गया था जहाँ पर नवाब है वो अभी भी रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट जो रेवेन्यू है वो सीधा ब्रिटिश को जाता था। तो इस कारण से शासन कोई और कर रहा है और पैसा किसी और के पास जा रहा है, इसके कारण से इसको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया था। इस सभी चीज़ों के बारे में और आपको बेटर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी तक आपने मेरे क्लासेस वीडियो को, रेगुलर जो क्लासेस वीडियो है उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। आपको इसके बारे में और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है लिंक यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आता है कि डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम क्या था, तो इसमें ये था कि जो ब्रिटिश के जो ट्रॉप्स हैं, ब्रिटिश जो सैनिक है वो इंडियन रूलर्स के पास रहेंगे, उसके एवज में ब्रिटिश को इंडियन रूलर्स या तो कुछ अमाउंट्स या फिर कुछ जो लैंड है वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर उसको मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में ब्रिटिश को
देना पड़ेगा मेंटेनेंस चार्ज के रूप में, कुछ अमाउंट्स, कुछ जो एरियाज है, कुछ भी चीज़ है वो उसको एवज में, वो जैसे आप वर्क करते हैं तो उसके एवज में क्या उसको सैलरी दिया जाता है, तो उसी टाइप से उस समय भी ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करने के एवज में ब्रिटिश को देना पड़ता था। सो ये जो सिस्टम था सब्सिडरी अलायंस का, इसका जो प्रॉपर जो और ज़्यादा बेहतर स्टडी करना है तो आप यहाँ पर लिंक्स है वहाँ पर आप जा देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक दिखाया जाएगा। सो उसको आप क्लिक करके उस मेन जो वीडियो है वहाँ पर जा सकते हैं। उसमें आपको की पॉइंट्स भी बताए गए हैं। सो उसके माध्यम से आप अपना एक्सरसाइज वर्क है उसको आप कर सकते हैं। मेथड जो पॉइंट्स वहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता दिए गए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिक्टोरियन ऑफ लेफ्ट नेम अ किंगडम एनेक्स बाय दिस मीन्स। तो डिक्टोरियन ऑफ लेफ्ट की बात किया गया जहाँ पर किसी भी रूलर्स के पास उनके जो नेचुरल हेयर्स नहीं है, यानी उसकी खुद का जो संतान नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उस एरिया को ब्रिटिश के द्वारा क्या कर दिया, एनेक्स कर दिया जाता था, उन्हें उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया जाता था। सो एडॉप्टेड जो चाइल्ड है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो यहाँ पर सतारा, नागपुर और झांसी है इस टाइप के जो जिसको एनेक्स किया गया था। देन 6 नंबर के क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एनेक्शन ऑफ पंजाब बाय द ब्रिटिश के द्वारा पंजाब को कैसे कब्जे में लिया गया। तो उस समय महाराजा रंजीत सिंह फ्रेंड रिलेशन था, बट उसके डेथ के बाद खालसा है तो उसके साथ उसका रिलेशन बेहतर नहीं था। फिर उनके बाद एंग्लो सिख वार लड़ा गया जिसमें दुलीप सिंह है उसका पेंशन ऑफ कर दिया गया और ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में पंजाब चला गया। इसके बारे में बेहतर आपको नॉलेज चाहिए, बेहतर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा वीडियो को आप इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। देन विच गवर्नर जनरल एनेक्स अवध इन 1856। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट्स। अवध का जो एनेक्शन हुआ इसकी बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी उस समय थे 1856 में, और इसी के कारण से आपका 1857 का भी रिवॉर्ड्स है वो स्टार्ट हुआ था। मेन रीज़न था 1857 रिवॉर्ड्स होने का। सो ये आपके आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चंस हुए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही जो एक लाइक्स है मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लेके आऊँ, मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। सो लाइक करना ना भूलिए। देन राइट अ नोट ऑन द कर्नाटिक वार्स। कर्नाटिक वार्स के जो कर्नाटक जो वार हुआ था उसमें के बारे में आपको नोट करना है। यहाँ पर जो ये जो वार है आपके फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया था। आपके जो हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर वाले जो स्टेट्स है वो इस कर्नाटिक वार से रिलेटेड थे। जनरली ये जो कर्नाटिक वार है वो ब्रिटिश फ्रेंच के साथ लड़ाई लड़े थे और उस वाले जो उसके अंडर कंट्रोल में जितने भी एरियाज थे उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो है अपने अंडर कंट्रोल में लिया था। और जो लास्ट जो कर्नाटिक वार हुआ इसके बाद जो ब्रिटिश है वो मेन पावर यूरोपियन पावर्स के रूप में इंडिया में रह गया था। इसका डिटेल स्टडी है, आप इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो में आप जाकर उस कर्नाटिक वार वाले जो पार्ट है उसका वीडियो आप दे सकते हैं, वहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आपको बताए गए हैं। देन नेक्स्ट आपका आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन है कि राइट ए समरी ऑफ द वार बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच जो लड़ाई लड़ी गई एंग्लो मैसूर वार है इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। सो ये आपके जो 1782 से स्टार्ट होता है आपका हैदर अली से। उस समय वहाँ के वो जो रूलर्स होते थे और उसके जो सन थे टीपू सुल्तान, दोनों ही बहुत ही पावरफुल और कैपेबल रूलर्स थे। बट यहाँ पर जो टीपू को हराने के लिए जो जॉइंट फोर्स है जिसमें मराठा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और साथ ही साथ आपके ब्रिटिश, ये तीनों मिलकर ये टीपू सुल्तान और हैदर अली को हराने का प्रयास किया जाता है। जिसमें सेरिंगनापट्टनम का जो 4th एंग्लो मैसूर वार है वहाँ पर टीपू जो है डिफेट हो जाते हैं और उस फाइट में कहीं ना कहीं आपके टीपू सुल्तान का डेथ हो जाता है और ब्रिटिश जो है इस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। कुछ जो पार्ट है रॉयल फैमिली को दिया जाता है, बट जो मैक्सिमम एरियाज़ है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये आपका जो सेकंड का आंसर टीपू सुल्तान और आपके एंग्लो मैसूर वार यानी ब्रिटिश के बीच हुआ। देन थर्ड जो आपका आता है राइट अ डिटेल रिपोर्ट ऑन हाउ द ब्रिटिश ओवरकम द पावर ऑफ द मराठास। अब मराठास एंग्लो मराठास वार हुए थे उससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। सो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट दिए हुए 3 एंग्लो मराठा वार्स वे आर फॉट बिटवीन 1775 टू 1880। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करने की बात है कि
आप जैसा अंडरस्टैंड करते हैं उस तरीके से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है आपके लिए ये जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो सेम जैसा है आप जो है अपने लिए नोट्स करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जैसा अंडरस्टैंड करता है, आप जैसा समझ में आता है, आप उसके अकॉर्डिंग टू अपना जो है आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। वो भी आपके लिए राइट होगा, ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके हेल्प के लिए ये जो पॉइंट्स है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेम पॉइंट्स आपको आपके बुक्स में भी नज़र आएंगे। आप जो है उसको, मेरा वीडियो आप देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। आप उसको देखकर समझकर आप अपने ओन पॉइंट्स में भी आप जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम में वो आंसर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी टाइप से आप जो है इसी पॉइंट से आप कंटिन्यू सीक्वेंस से आप नोट करें। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए एंग्लो मैसूर वार, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको शॉर्ट में करना चाहें तो शॉर्ट में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में आप देखोगे तो 1888 में थर्ड जो एंग्लो मराठा वार्स लड़ा गया, जहाँ पर उसकी हार हो गई और पेशवा का जो पोस्ट है उसको एबॉलिश कर दिया गया और मेन जो मराठास रूलर इंडिया में वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और उसके जगह पर ब्रिटिश फाइनली उनके एरिया को अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है कि व्हाट वेयर द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अब यहाँ पर आपके जो ब्रिटिश का सक्सेस होने का मेन कारण क्या था इंडिया में। सो यहाँ पर लगभग पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप जो वीडियोस में भी देखे होंगे हाईलाइटेड किए गए थे कि अब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, देन लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन स्टेट्स, देन द वीकनेस ऑफ द इंडियन रूलर्स, देन ब्रिटेन सुपेरियर आर्मी एंड नेवी। तो ये आपके 4 पॉइंट्स है। इसमें ये आपका क्या हो सकता है, ये जो डील की हुई आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, आंसर ब्रीफ में भी आ सकते हैं, आंसर डिटेल में। आप ब्रीफ में आएंगे तो ये आप पॉइंट नोट कर दीजिए, डिटेल में आएंगे तो ये जो डिटेल पूरा जो है आपको नोट डाउन करना है। इसको आप वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जनरली यहाँ पर दिया हुआ है वैसा नहीं है। देन आपके नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो है आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपके जो फर्स्ट का आंसर है आपको दिखाई दे रहा है सी है, देन सेकंड का भी सी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, 6 का डी, 7 का बी, 8 का बी, 9 सी, 10 डी, 11 बी एंड 12 डी। तो यहाँ पर सिर्फ आंसर जो है वो शो किए गए हैं, पूरा डिटेल जो क्वेश्चंस है वो नहीं दिया गया है, क्योंकि उससे आपके वीडियोस भी लॉन्ग हो बन जाएंगे और इसके आंसर बस ही आपके लिए इनफ है। आप इसको बेहतर तरीके से और आप अपने से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन लास्ट में आपको मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं। यानी उस क्वेश्चंस को आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उससे क्या वैल्यूज़ पूछा जा रहा है या फिर उसमें से आपको क्या वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैं बार बार बोलता हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली जो है स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को फोकस नहीं करते हैं और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये वैल्यू जो है आपके आने वाले जो फ्यूचर लाइफ है उसके लिए, देन आपके जो नेक्स्ट जो क्लासेज आप हायर जो क्लास में जाएंगे तो इसी टाइप से जो क्वेश्चन चाहे वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है या फिर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है या फिर सोर्स जो बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपके जो 30% 20% आपके जो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस है उससे इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इंटरनली पूछे जाते हैं। सो ये जो आपके बुक्स में जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन दिए हुए इसके 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस में तो मेरा सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपेयर कीजिए। सो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि साथ ही साथ अपने जो क्लासमेट है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर कीजिए। और आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करने का, कुछ नया इंक्लूड करने का प्रयास कर सकता हूं। सो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो रिलेशन है इसी टाइप से आपके साथ बना रहेगा। सो ओके, थैंक यू।